साथियों, हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, रोशनी भी मयस्सर नहीं हो पाई शहर भर के लिए। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि 5 साल में चुना जाता है और वो ही 5 साल में सरकार सारे विकास के कार्य कर दे। हर बार चुनाव आता है, जनता की उम्मीदें परवान चढ़ती हैं और जनता ये चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो मूलभूत विषयों को छुए। ऐसे ही जनप्रतिनिधि के रूप में गिरधारी जी तिवारी भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं और इस समय हम भरतपुर में हैं। भरतपुर संभाग की इस यात्रा में हमने आपको धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सब जगह की यात्रा कराई है और अब हम पहुंचे हैं भरतपुर। गिरधारी तिवारी जी से पूछते हैं कि ये जनता आपको क्यों वोट दे, आपकी आंखों में क्या विजन है, क्या विजन है भरतपुर की, ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं लंबे समय से जिनका समाधान नहीं हुआ है। एक तो यहाँ की नहर, एक यहाँ का कच्चा परकोटा जिनकी बहुत चर्चा होती है और हर बार चुनाव में ये मुद्दे उठते हैं और लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाता है। आप बताएं। पिछले 45 वर्ष से भरतपुर की जनता की सेवा में हूं। भरतपुर के ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा संघर्ष किया है। पहला मुद्दा है भरतपुर का कि भरतपुर प्यासा है, पीने को पानी नहीं है, फसल के लिए पानी नहीं है। समझौते बहुत हुए, जमुना जल समझौता हुआ, आज तक पानी नहीं मिला। हमारी तीनों नदियों का पानी बंद हो गया, चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो पाचना हो, पाचना से जो गंभीर से आता है पानी वो, चाहे रूपारेल हो, चाहे बाणगंगा हो, तीनों नदियों का पानी बंद हो गया। तो आज भरतपुर प्यासा है। निश्चित रूप से जमुना जल से पानी मिलना चाहिए था, चंबल से पानी मिलना चाहिए था, परंतु आज तक चंबल से लाइनें डाली गई हैं, पीने के पानी की कुछ आंशिक प्रयास हुए हैं, परंतु जो ईस्टर्नल कैनाल प्रोजेक्ट बना है वो निश्चित रूप से भरतपुर की डिमांड है कि निश्चित रूप से वो पूरा होना चाहिए। पाचना से भी हमको पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से हमारा हक बनता है उस पर। बहुत समय तक हमने बाढ़ झेली है, इन तीनों नदियों का पानी से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है और आज हमको पानी की आवश्यकता है तो हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो पहला तो पानी का इंतजाम है। निश्चित रूप ये लड़ाई हम लड़ी हैं और आगे भी लड़ेंगे इन लड़ाइयों को। दूसरा है भरतपुर पर्यटन के मानचित्र पर आना चाहिए। आज बहुत सारी संभावनाएं भरतपुर में पर्यटन के मानचित्र पर, घना वर्ल्ड सेंचुरी के अलावा बहुत सारे धरोहर हैं हमारे भरतपुर के, डीग के तमाम किले हैं और हमारा गंगा मंदिर, हमारा लक्ष्मण मंदिर, हमारा बिहारी जी का मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर हैं। निश्चित रूप से तो पर्यटन के मानचित्र पर भरतपुर आना चाहिए। तीसरा काम है कि यहाँ के जितने भी उद्योग कल कारखाने थे वो सब बंद हो गए, चाहे सिमको एक एक करके चाहे डालमिया हो, सिमको हो, GW हो, डालमिया डेयरी हो, तो लगभग 15-20 हजार लोगों को रोजगार मिलता था और उससे परिवार पलते थे, वो सारे बंद हो गए। तो निश्चित रूप से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन कल कारखानों की आवश्यकता है जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। मैं बीच में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। शायद ही कोई कंपनी, अगर वातावरण अच्छा है, कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं, इलाका अच्छा है, तो अपना उद्योग नहीं हटाती। ये जो उद्योग यहाँ से गए, जीवन रेखा हुआ करती थी सिमको, डालमिया, क्या कारण रहे कि ये उद्योग यहाँ से चले गए? क्या लोग दोषी हैं? नहीं, लोग दोषी नहीं है। लास्ट में तो पहले तो कुछ नेताओं की गड़बड़ थी, जो कर्मचारी नेता थे, मजदूर नेता थे, पर लास्ट में कर्मचारी नेताओं ने, मजदूरों ने बहुत प्रयत्न किए जमाने के, बहुत श्रम किया, लेकिन पहले तंग भी बहुत किया। हाँ, पहले शुरुआत में कुछ ऐसा दौर रहा, ज्यादा नेतागिरी की है। पर यहाँ से पैसा लगा करके दूसरे उद्योगों में लगा दिया उद्योगपतियों ने, यहाँ से पैसा खींच लिया और दूसरे उद्योगों में लगा दिया। नहीं, मजबूरी में ही कोई उद्योगपति जगह बदलता है। में तो मजदूरों ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत जमाने का बहुत प्रयत्न किया है, क्या ऐसा नहीं है? क्या कुछ गवर्नमेंट से उन दिनों में ऑर्डर भी नहीं मिले जिसके कारण से ये परेशानी पैदा हुई।
तो निश्चित रूप से भरतपुर में पर्यावरण के हिसाब से आज क्या है, हमको पर्यावरण के कारण, चाहे घना वर्ड सेंचुरी हो, चाहे ताज ट्रिपोजियम हो, चाहे ये TTZ हो, इनके कारण से हमको नुकसान बहुत हो जाता है। NCR के कारण से कोई भी उद्योग धंधे हमारे यहाँ लगने में दिक्कत करते हैं, क्या मतलब ये पर्यावरण के कारण से। तो ये इस तरह के उद्योग धंधे भरतपुर में लगने का लड़ाई लड़ेंगे कि जो मतलब जिनमें कहीं किसी तरह की रोक नहीं हो। दूसरा, भरतपुर का सुजान गंगा, लंबे समय से इसके नाम पे वोट लिए हैं लोगों ने, तो सुजान गंगा करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द हो गए। बिल्कुल, दुनिया भर के कीचड़ निकालने, तुलाई पर कीचड़ है। भरतपुर में पहला उदाहरण है जिसमें तुलाई पर कीचड़ निकली होगा। तो इसके नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत जीवन रेखा बन सकती है ये। आज तो स्थिति ये है कि यहाँ महीने में 3-4 सुसाइड पॉइंट होते हैं, सुसाइड पॉइंट, आत्महत्या की घटनाएं। बिल्कुल, इसमें बोटें चल सकती हैं, दूर देश विदेश के पर्यटक आ सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा रंगीन नज़ारा शाम को नजर आ सकता है। आसपास खाने पीने के लोग स्टॉल लग सकती हैं। बहुत कुछ स्कोप है इससे बनने का। दूसरे, ये जो पर्यटन के मानचित्र पर जो हेरिटेज बिल्डिंगों का इनका विकास भी आवश्यक है निश्चित रूप से। बाकी का भरतपुर को एजुकेशन का हब बनाने की भी आवश्यकता है। आज कोटा हब बन गया, जयपुर हब बन गया, कोटा शहर जैसा लगता है कि कोटा है। तो यहाँ से बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्यों एजुकेशन का वातावरण भरतपुर में निर्माण नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से मतलब भरतपुर का विजन है। फिर तो बहुत सारा है, पर्यटन के अलावा सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सारे मुद्दे हैं। तो इन पर सब पे काम करने की आवश्यकता है। कच्चा परकोटा वाली जो समस्या है ये क्या है? 200 परिवार हैं जो धीरे धीरे कच्चे परकोटे पर बस गए, और उन 200 परिवारों में लंबे समय से 14-15 साल से वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको पट्टे दिए जाए, पर राजनीति के कारण उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे। तो निश्चित रूप से वो पट्टे के हकदार हैं, उनको पट्टे मिलने चाहिए और उनका उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। दूसरा, भरतपुर की नगर निगम को 200 करोड़ का कर्जा ले लिया। बजट घोषणाओं में 200 करोड़ की घोषणा की थी कि राज्य सरकार देगी भरतपुर के पानी के निकास के लिए, फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यहाँ के नगर निगम के सारे रिसोर्सेज गिरवी रख दिए। तो भरतपुर आर्थिक संकट में आ गया। विकास के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा भरतपुर के, और कर्मचारियों की छटनी और तनख्वाह के लाले पड़ेंगे। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे फर्जी पट्टे बांट दिए गए, इस बार फर्जी पट्टों का बहुत बिल्कुल इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारा करप्शन इन दिनों में हुआ है, रीट के नाम पर या जमीनों के नाम पर। इन दिनों में भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, इस तरह के बहुत लोग पनपे हैं। निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई करेंगे। साथियों, किसी ने कहा है कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज भी समझ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। ऐसी ही एक पूरी किताब है गिरधारी तिवारी, जिन्हें समझने के लिए बहुत मासूमियत चाहिए, बहुत सहृदयता चाहिए, तब जाकर के आप गिरधारी तिवारी और उनकी आंखों के सपने को समझ सकते हैं। सौरभ गर्ग और मनीष शर्मा आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। नमस्कार। संवाद 4U के राजीव जी और सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई। इनके संवाद 4U पर आपने समय दिया, बात सुनने का मौका दिया। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।